जोहार, नमस्कार। बीच बहस में आज हम 3P पर बात करेंगे। 3P को और बढ़ा सकते हैं, परीक्षा, परीक्षक और परिणाम। यह जो परीक्षा है जीवन में जन्म लेने से लेकर के मृत्यु तक देनी होती है। वह परीक्षा पता नहीं चलता है कि हमारी कोई परीक्षा ले रहा है, लेकिन जब हम शिक्षण संस्थानों में पढ़ते हैं तो हमें परीक्षा देनी पड़ती है अगले क्लास में जाने के लिए और नौकरी पाने के लिए। विभिन्न तरह की परीक्षाएं होती हैं और लगभग फरवरी से शुरू होती है यह परीक्षा और जून तक चलती है। 10वीं की, 12वीं की, अब तो 8वीं की भी होने लगी है। फिर उसके बाद में नीट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का टेस्ट। इतने तरह की परीक्षाएं होती हैं कि छात्र और छात्रों के अभिभावक परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो लोग इसको जीवन में जो परीक्षाएं होती हैं उसके तरह सामान्य ढंग से लेते हैं, उनको कभी कोई कठिनाई नहीं आती है। सालों भर पढ़ना है, परीक्षा देना है, परीक्षा देंगे। और गीता में जो कृष्ण ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपका काम सिर्फ कर्म करना है, यानी कि पढ़ना और परीक्षा देना। परिणाम आपके हाथ में नहीं है, इसलिए कि आप नहीं जानते हैं कि कौन परीक्षक है और वो यह नहीं जानता है कि आपको क्या पढ़ाया गया, क्या नहीं पढ़ाया गया। उनकी योग्यता क्या है वो अपने हिसाब से देंगे। आजकल तो बहुत सारा कंप्यूटराइज हो गया है, तो कंप्यूटराइज होने से चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं। और इन परीक्षाओं की वजह से भय, और भय की वजह से सुसाइड, डिप्रेशन, गार्जियन का डर, आगे की पढ़ाई का ब्रेक हो जाना, बहुत सारे कारण बनते हैं जिसकी वजह से समाज की भावी पीढ़ी, देश की भावी पीढ़ी, जो देश कल संभालेंगे लोग कभी गलत ट्रैक पर चले जाते हैं, कभी ड्रग के चक्कर में पड़ जाते हैं, कभी सुसाइड की कोशिश करने लगते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। कुछ परीक्षाएं खत्म हुई और कुछ परीक्षाएं चल रही हैं, कुछ परीक्षाएं जून तक चलेंगी। बीच बहस में आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार मुंडा। स्वागत है आपका। जोहार सभी को। हमारे साथ है डीपी पटेल, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के उपायुक्त हैं। स्वागत है आपका भी। नमस्कार। हमारे साथ है उमेश कुमार, कई बार आप लोग मिल चुके हैं उमेश कुमार से, जो प्राचार्य हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में। स्वागत है आपका भी। नमस्कार। जोहार। नमस्कार। उमेश जी, आपकी से मैं बात शुरू करूं जी, इसलिए कि आप प्राचार्य हैं तो आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे। ये थोड़ा आप अपने अनुभव बताइए। अपने स्कूल में 10वीं 12वीं की परीक्षा, उसके बाद भी जानते होंगे बच्चे आपके ट्रैक पर रहते हैं कि उन लोगों ने जो नीट दिया या ये इंजीनियरिंग की परीक्षा दी या दूसरे वो परीक्षाएं दे रहे हैं, कैसे लेते हैं परीक्षाओं को? आपके पढ़ाने का अंदाज भी थोड़ा सा, मैंने स्कूल केंद्रीय विद्यालय का थोड़ा सा अलग है सामान्य स्कूलों से, कैसे लेते हैं वो? जैसा कि बहुत सारे अभिभावक जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और जो नहीं पढ़ा रहे हैं, सभी लगभग इतने शिक्षित जरूर होते हैं। इसी बीच में मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो पेरेंटिंग है वो एक बहुत टेक्निकल जॉब है और इस टेक्निक को लोग बिना किसी एक ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग का सीखते हैं। लेकिन शिक्षा को बच्चे कैसे लेते हैं? अमूमन देश में या विदेश में हर जगह बच्चे शिक्षा को एक तरह से ही लेते हैं। अब इसमें दूसरे फॉर्मेट्स हैं। हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपने परीक्षा से स्टार्ट किया। बहुत धन्यवाद आपको दे रहा हूँ कि बहुत माकूल समय है शिक्षा पे बात करने के लिए। NEP 2020 ने बढ़िया से बताया है कि लेट्स स्टॉप टीचिंग फॉर एग्जाम्स। सिर्फ परीक्षाओं के लिए पढ़ाना नहीं है, हम पढ़ाने के लिए पढ़ाएंगे और परीक्षाएं स्वतः देते जाएंगे। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो आप साइकिल की परीक्षा देने के लिए आप नहीं सीखते हैं, आप साइकिल हमेशा चलाने के लिए चलाना सीखते हैं। स्विमिंग जैसे सीखते हैं तो ये सीखते हैं कि हमको स्विम कर लेना है, ना कि इसके लिए एक दिन बैठ के हमको एग्जाम देना है। तो ये जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है एजुकेशन का, कि हमको सिर्फ एग्जाम देना है, ये सिर्फ नहीं होना चाहिए दिमाग में, बल्कि यह एक सच्चाई है कि आप अगर कोई काम कराते हैं, आप किसी को अगर आप स्विमिंग करा रहे हैं तो आप उम्मीद करेंगे वो स्विम करके पार हो जाए। लेकिन जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को यह दिमाग में रखना चाहिए, बहुत सारे लूज कमेंट्स हैं। लूज कमेंट्स क्या है? एक बहुत शानदार छोटी सी पोएम है अमेंडा, जिसमें कहा जाता है अमेंडा डोंट डू दिस, अमेंडा डोंट गो देयर, अमेंडा डोंट सीट हियर, अमेंडा स्टॉप दैट।
यह जो अमेंडा को बोल रहे हैं लोग, वो जानते नहीं कि इन बातों का क्या असर होता है। और ये जो लूज कमेंट्स हैं, यह बच्चों को कह देना कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हारा एग्जाम आ गया है, तुम एग्जाम देने की तैयारी ही नहीं कर रहे हो, फलाना लड़का बहुत अच्छा तैयारी कर रहा है, उनका लड़का ऐसे कर रहा है, इन सारी चीजों को कह करके आप एक अनवारंटेड, अनवांटेड, अनडिजायरेबल स्ट्रेस क्रिएट करते हैं बच्चे में, और आप बच्चों को एग्जाम से डिस्टेंस करा रहे हैं अनविलिंगली, नहीं जानते हुए, क्योंकि आप उसके मन में एक एग्जाम का भय पैदा कर रहे हैं। तो बिल्कुल बच्चों को एकदम जैसे हर चीज को लेते हैं बहुत ही नेचुरली, शिक्षा को बहुत नेचुरली बच्चे एक्सेप्ट करें, इसके लिए दायित्व है टीचर्स का, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं उनका, और सोसाइटी एट लार्ज, जो पेरेंट्स बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं ये चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं जिन्हें शायद अपने बारे में नहीं पता है कि हम स्टेक होल्डर है, एवरीबडी इज स्टेक होल्डर। आप अगर लॉयर हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप डॉक्टर, जैसे डॉक्टर साहब आए हैं, सभी लोग स्टेक होल्डर है। अगर सभी लोग मिल करके इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे कि हमें बच्चों को शिक्षित करने के लिए एग्जाम का रेफरेंस हमेशा, एग्जाम एक रेफरेंस पॉइंट हमेशा नहीं बनना चाहिए। एग्जाम स्वाभाविक रूप से आ जाना चाहिए कि डैडी, मम्मी, मैं इस चैप्टर को पढ़ लिया, आप इससे कुछ क्वेश्चन पूछिए, बच्चा रेडी हो जाएगा। और आप उसको पढ़ाने के दरमियान कहेंगे कि अभी याद करो, शाम को अभी टेस्ट लूंगा, तो ये चीज गलत है। पटेल साहब, कुछ अनुभव बताइए आपके स्कूल्स में, इसके अलावा भी, रांची के अलावा भी आप कहीं रहे होंगे, वहाँ जो अनुभव रहे हैं आपके एग्जाम्स के, तो खास करके केंद्रीय विद्यालय आपने जब पढ़ाई की उससे थोड़ा जोड़ करके, और अभी जो सीनियर अफसर बने हुए हैं, ये दोनों मिला करके क्या लगता है आपको? ये जो उमेश जी कह रहे हैं कि भय पैदा होता है, ये भय तो सब लोग पैदा करता है, और पूरी दुनिया में तमाम बिजनेस भय से ही चल रहा है। ये नहीं खरीदोगे तो स्टेटस कम हो जाएगा। बिल्कुल सही। नहीं, यहाँ नहीं गए तुम्हारा स्टेटस छोटा हो जाएगा। तो ये जो भय है, इस भय को से बरी होने का, भय से मुक्त करने का, कहना बहुत आसान है, हमको भी अच्छा लगा, हम भी कोशिश करते हैं घर बच्चों को बोलें, लेकिन जब देखते हैं कि नहीं मान रहे तब उनको कहते हैं भाई तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो परीक्षा तुम्हारे सर पे है। ये उससे मुक्त करने का क्या रास्ता हो सकता है? आपने क्या अनुभव किया? देखिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे तो नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने शुरुआत की आज की चर्चा की, हमारा पूरा जीवन परीक्षाओं पर आधारित है जी। बाल्यकाल में प्राथमिक शिक्षा से लेकर शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात पूरा जीवन परीक्षाएं चलती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो तिकड़ी है हमारी कि शिक्षा अध्ययन करने वाला शिक्षार्थी, अभिभावक और शिक्षक, इन तीनों के बीच जो आपसी संवाद है, यदि वहां संवाद मजबूत है तो मैंने ये महसूस किया है कि वहां शिक्षार्थी सहज है। और परीक्षा के भय की यदि हम बात करें तो ये भय एक दिन में नहीं संचारित होता है, कहीं ना कहीं भय क्यूमुलेटिव है। भय बचपन से ही हम बच्चों के मन में किसी न किसी माध्यम से, जाने अनजाने, कहीं ना कहीं हम पैदा करते जाते हैं। यदि उसके मार्क्स कम आए, हमने उसकी तौहीन की, उसकी आलोचना की, उसी के पश्चात स्टूडेंट जो है वो दबाव में आ जाता है। हमें ये स्वीकार करना होगा कि स्टूडेंट्स में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, चाहे वो क्षमताओं में हो, चाहे वो रुचियों में हो, लेकिन एक अभिभावक के रूप में या शिक्षक के रूप में हम कभी भी वैज्ञानिक रूप से उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एड्रेस करने की कोशिश नहीं करते। हम हर बच्चे को एक ही तराजू पर तौलने की कोशिश करते हैं, और सबसे बड़ा दबाव का मुख्य कारण यही है। जिस दिन हम बच्चे के, शिक्षार्थी के मूलभूत योग्यताओं को या कमियों को, दोनों को समझने की कोशिश करेंगे, एक पेरेंट्स के रूप में और एक टीचर्स के रूप में और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, जब मैं आज इतनी बड़ी भूमिका में हूं, तो मैं यहाँ कहीं ना कहीं पाता हूं कि कभी कभी हम इस पूरे प्रोसेस में मशीनाइज्ड हो जाते हैं। मशीनीकरण, मशीन की तरह क्लास में जाना और कंप्लीट करना, सिलेबस कंप्लीट करना और एग्जाम देना। तो हमें इस बात से ऊपर उठना होगा, क्योंकि पूरे प्रक्रिया का जो केंद्र है वो विद्यार्थी है। और यदि विद्यार्थी शिक्षा में रुचि नहीं ले रहा है किसी भी कारण से, उसके 2-3 कारण मुख्य है, मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा। ज्यादातर विद्यार्थी जो परीक्षा के समय भयभीत होते हैं, उनका मुख्य कारण है तैयारी में कमी।
और तैयारी में कमी होने का मुख्य कारण होता है उसकी जो आधारभूत दक्षता थी, जिस पर आगे की पढ़ाई आधारित होती है, उसमें कमी। तो यदि प्राथमिक शिक्षा पर हम बहुत ज़्यादा जोर दें, जिसमें परीक्षा एक सामान्य प्रक्रिया हो, न कि उनके प्रतिभाओं को आकलन करने का, परीक्षा को एक सामान्य प्रक्रिया की तरह हम उनको आदत डालें और हर प्रक्रिया के उनके थोड़े से प्रयास को हम सराहना करें, तो वो भय निश्चित ही समाप्त हो जाएगा। मेरे शैक्षणिक अनुभव में ऐसे कई बच्चे आए जिन्होंने सत्र के शुरुआत से आरंभ किया, उनकी जो भी कठिनाइयां आई उसको हम और हमारे साथियों ने प्रॉपरली पेरेंट्स की तरह एड्रेस किया और उन बच्चों में भय नहीं था। और हमने पाया कि ऐसे कई बच्चे जो 40-50% परीक्षाओं में लाते हैं, आगे चलकर अपने जीवन में बहुत सफल हुए। तो परीक्षा का भय आवश्यक है, लेकिन वह भय पॉजिटिव हो, भय बिन प्रीत न होई। भय हो लेकिन पॉजिटिव हो, उस भय के बहाने हम मेहनत अधिक करें, तब वो भय हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन भय से यदि हम गलत दिशा में चले जाते हैं, हमारी क्षमता में कमी आती है, प्रदर्शन में कमी आती है, तो वह भय निश्चित ही नुकसानदायक है और इसे हमें एड्रेस करना होगा। नहीं, रामायण में तुलसीदास लिखते हैं, विनय न मानो जल निधि गए 3 दिन बीत, लक्ष्मण बाण सराहिए बिन भय हो न प्रीत। तो यह जो भय है कि समुद्र को आना पड़ा, आकर के माफी मांगनी पड़ी, तो यह परीक्षा जो है, जिसको कि आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ वो देख रहे हैं कि हमको तो यह करना ही है, यह करना है। तो प्रॉपर अगर समुद्र ने पहले ही मान लिया होता कि राम यहाँ आए हैं और राम को हमको जगह देना है सेतु बनाने के लिए, ये नौबत ही नहीं आती। तो ये जो परीक्षार्थी है, जो आप कह रहे हैं कि शुरू से जो आपके यहाँ आए हैं उसको आप हैंडल कर रहे हैं, उनके साथ आप बात कर रहे हैं, उनके साथ विमर्श कर रहे हैं, गार्जियन के साथ भी, उनके साथ उनकी कमियों को जान रहे हैं। लेकिन बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ की सिर्फ और सिर्फ तमाम यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन अंकों पर ही होता था। यह जानते हुए भी हिंदुस्तान ही ने दुनिया के लगभग तमाम जगहों पर कहीं टॉपर जो है नहीं बैठे हुए हैं, जिनमें विलक्षण प्रतिभा है। हो सकता है उसको संगीत बहुत अच्छा लगता हो सकता है ये कला में उसकी बहुत रुचि हो सकता है कि गणित में बहुत रुचि हो। यह सब देखे बगैर उसमें डेवलप करके उसको एक और ले जाना, यह एक सवाल है। और ये सवाल हम मुंडा जी आपकी तरफ आते हैं। हम एक ही घर में बच्चे अलग अलग किस्म के हो जाते हैं, कलर भी अलग हो जाता है, चेहरा भी बदल जाता है, आवाज़ भी अलग होती है, पढ़ाई लिखाई में भी वो अलगाव होता है। तो वहाँ हम उसको मान लेते हैं कि नेचर है, लेकिन जैसे ही हमारा बच्चा कम अंक लाता है, तुरंत हम उसको कोसते लगते हैं और बड़े वाले से कंपेयर करने लगते हैं या पड़ोसी से कंपेयर करने लगते हैं। इस कंपेयर करने में झारखंड के संदर्भ में अगर देखें तो यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि झारखंड एक विशेष स्थिति में है। वो ये बकौल मुख्यमंत्री कई बार यह कह चुके हैं, लगभग हर भाषण में, जब खतियानी यात्रा कर रहे थे, कि झारखंड के लगभग 40% से ज़्यादा बच्चे कुपोषित हैं। और जो बच्चे कुपोषित हैं उनका माइंड डेवलप जो होता है 3 साल तक, वो डेवलप पूरा नहीं होता है। तमाम कोशिशें चल रही हैं, उसको रिसीव करना है। आप जो पढ़ा रहे हैं वो रिसीव करें। आपके साथ पढ़ाना क्या है, कम्युनिकेट करना है। आपके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान उसको दे रहे हैं, वो अपने खजाने में जमा करें। ये कैसे करें? भय के बिना, खेल खेल में। उनको भी हम हैंडल करते हैं। जैसायर होम जैसे बड़े संस्थान में या दीप शिखा में उन बच्चों के साथ जो मेंटली हैंडीकैप्ड हैं, लगभग उनके साथ वो डील कर रहे हैं और इतना बढ़िया डील कर रहे हैं, इतना बढ़िया जगह पर ले गए हैं। कई प्रोग्राम हमने देखा है, कई में चीफ गेस्ट बनकर गए हैं। मैंने हम कल्पना ही नहीं कर सकते कोई स्वस्थ आदमी ऐसा कर सकता है। ये थोड़ा सा ये मनोचिकित्सक दृष्टि से थोड़ा सा बताइए इसको कैसे हैंडल करें। 2-3 बातें हैं, ये सही क्या कि है। हम इस खतरे पर बात कर रहे हैं कि हर मौसम में अखबारों में ये छपना शुरू हो जाता है किसी ने सुसाइड कर लिया। जी। आपके यहाँ भी केसेस बढ़ जाते होंगे, डिप्रेशन के केसेस लोग लेकर के दौड़ते होंगे, उससे मुक्ति मिले। ये जो आप परिणाम की बात बोल रहे थे, मेरे यहाँ हम लोग ज्यादातर वैसे बच्चों से मिलते हैं जो परिणाम भुगत रहे होते हैं। तो सही बात है, अंकों पे आधारित एक तरह से शिक्षा है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा तो अपना काम करती है, लेकिन परिणाम अंक से ही प्राप्त होते हैं, ये सही बात है। लेकिन कहीं ना कहीं स्किल बेस्ड टीचिंग जो होती है वो है हमारी शिक्षा प्रणाली में, उसका भी एक हिस्सा है। नहीं, उमेश जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि पढ़ाने के लिए अगर पढ़ाएं तो पढ़ने के क्रम में इतना सीख जाएगा कि भय नहीं होगी परीक्षा से।
लेकिन पढ़ाने क्रम में सब नहीं ना पढ़ाते होंगे, उमेश जी पढ़ाते होंगे, कुछ लोग होंगे जो पढ़ाते होंगे, लेकिन वो परीक्षा का भय जो है, कुछ बच्चों में जैसे रुचि नहीं होती है। अब जिन बच्चों में रुचि नहीं होती है, क्या वैसे बच्चों को स्क्रीन कर लिया जाता है? स्क्रीन करके क्या उनमें विशेष तौर पे उनकी क्षमताओं का, उनकी बौद्धिक क्षमताओं का मैं कह रहा हूँ, जो कॉग्निटिव लेवल है, क्या उसका एक असेसमेंट? हमारे यहाँ कुछ स्कूलों से बच्चे आते हैं, कुछ स्कूलों से हमारा टाई अप भी है, जैसे हजारीबाग में और रांची में भी कुछ स्कूलों से है। तो जैसे हमारे यहाँ से साइकोलॉजिस्ट वहाँ जाते हैं और जिन बच्चों में टीचर्स एक गेट कीपर वाली भूमिका में रहते हैं कि जिन बच्चों में समस्याएं आ रही हैं पढ़ाई लिखाई से संबंधित या चाहे उनके व्यवहार से संबंधित, जैसे बहुत सारी मानसिक समस्याएं होती है, जैसे ADHD एक बीमारी होती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं। दूसरा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बहुत जो बॉर्डर लाइन आप बोलते हैं मंद बुद्धि वाले जो बालक होते हैं जो बॉर्डर लाइन में है, या जिनका जो इंटेलिजेंस है वो थोड़ा लोअर साइड में है। तो वैसे बच्चों को चिन्हित कैसे किया जाए किसी भी स्कूल में या क्लास में, और फिर चिन्हित करने के बाद उनका जो एक विशेष प्रक्रिया के तौर पे किस तरह से उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाई जाती है उसी स्कूल में। ऐसा नहीं है कि एक सेपरेट कोई स्पेशल स्कूल का प्रावधान हो। अभी तो ये कहा जा रहा है कि स्कूल, रेगुलर स्कूल में ही ऐसी बच्चों की शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए, विशेष ध्यान देने के साथ में। तो ये जो आप बोल रहे हैं, एक पटेल साहब भी जो बोले, कुछ बच्चों में स्वाभाविक तौर पे वो क्षमताएं अलग होती है, उसको हम कई बार समझ नहीं पाते हैं। तो वैसे बच्चों पे एक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे पास तो एक एग्जाम्पल है धोनी ना भाई जी, धोनी हमारे पास एग्जाम्पल नहीं ऐसे देखिए हम हजारों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, अरबों के संख्या में, ऐसे 2-4 उदाहरण से काम नहीं चलेगा ना। 2-4 नहीं है, बहुत है, हम गिना सकते हैं बैठ कर। बहुत है, बहुत है, बहुत। जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने विधायक हैं, आप पता कर लीजिए, देश तो वही चला रहे हैं, नीति तो वही बना रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन उससे कहीं अधिक संख्या में वैसे कुछ बालक है जो वंचित भी है सही सुविधाओं से। ये मेरा ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो हम उनकी बात कर रहे हैं, हम गांधी जिसकी बात करते थे, अम्बेडकर ने कहा कि पढ़ो लड़ो तभी ना होगा, लेकिन पढ़ेगा कैसे अगर रिसीव ही नहीं कर पाएगा आपको? आपने तो ऐसा टीचर दे दिया जिसको कि बीएड का डिग्री था या कहीं टीचर ट्रेनिंग की डिग्री ले ली और आपने दे दिया, और वो जानता नहीं कि बच्चा मंदबुद्धि है या कुपोषित होने के वक्त दिमाग इसका डेवलप नहीं हुआ, उसको भी पढ़ाना है और उसको उसी कैटेगरी में ले जाना है। बहुत सारे स्कूलों में रेगुलर बेसिस पे उनका हेल्थ चेकअप, मेंटल हेल्थ चेकअप जो हम लोग बोलते हैं, वो होना चाहिए कुछ कुछ समय पर, और खासकर अलग अलग पायदान पे, जैसे प्राइमरी स्कूल के सेक्शन में एक दफा हो गया, सेकेंडरी में हो गया। तो ये जो हेल्थ चेकअप है ये काफी जरूरी होता है उस लिहाज से, जो आप खासकर माल न्यूट्रिशन की जब बात करते हैं। तो दूसरा है कि ऐसा नहीं है परीक्षा की समस्याएं सिर्फ ऐसे बच्चों की आती है, हर बच्चे के साथ आती है। तो ये क्यों परीक्षा एक हवा बनता है, इसके भी मनोवैज्ञानिक कारण है। जाहिर से तौर पे जो ये 3 पायदान है, तीनों पायदान आपस में इंटरेक्शन करते रहते हैं, चाहे वो बच्चा है, शिक्षक है और अभिभावक है। ये तीनों में कभी जो ये कम्युनिकेशन होते हैं ये बिल्कुल नहीं होते हैं या मिस कम्युनिकेशन होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण। मिस कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो एक तरह से हमारी अपनी जो एक धारणाएं होती है सफलता असफलता को लेकर के, वो भी अब बहुत बदल गया है। मतलब असफल होना अपने आप में एक बहुत बड़ी तौहीन वाली बात होती है। अगर हम कक्षा में असफल हो गए हैं तो फिर वो बालक किस तरह से अपना चेहरा छुपाता है या उसके अभिभावक किस तरह से व्यवहार करते हैं, आप ये देखिए किस तरह से उनका मनोबल गिरता है। क्या वैसे बच्चों के मनोबल को उठा करके उनको फिर से खड़ा करने का प्रयास कितना किया जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरह की प्रणाली आए हमारे सिस्टम में। एक तो ये है कि जहां तक फेल होने की बात है, तो आरटी आने के बाद तो क्लास 8 तक के बच्चों का फेल का तो ये जो साइकोलॉजिकल फियर था वो चला गया। अब क्या है, क्लास 9th में और 11th फेल होना है, 10th एंड 12th बोर्ड है, ठीक है। अब साइकोलॉजिकली हमें ये भी समझना है पेरेंट्स एंड टीचर्स कि जिस चीज को आप पिछले 9-10 साल से कर रहे हैं, तो यू आर एक्चुअली कलेक्टिंग, डिपॉजिटिंग, एक आपके पास कैपिटल डिपॉजिट हो रहा है ना, 9-10 साल का एक्सपीरियंस। तो
ये तो एक इसका जो डिविडेंड है वो आपको रिजल्ट में मिलेगा। आपको तो इस बात को पॉजिटिवली लेना चाहिए कि 10 साल मैंने इस पे काम किया है, वो 10 साल बच्चा पढ़ा है। हमने अपने बच्चों को यही समझाया कि जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, ये बोर्ड एग्जाम्स वो सबसे इजी एग्जाम इस लिहाज से होने चाहिए कि आपको पहले साल नहीं लिया जा रहा है बोर्ड। अब पहले ही क्लास में बोर्ड आपका 1 क्लास का कर दिया जाए तो बच्चा तो परेशान होगा, 3 क्लास में कर दिया फिर भी थोड़ा परेशान होगा। हम 10 साल आपको पढ़ा रहे हैं, इस कैपिटल को, ये जो एक उनका एकेडमिक कैपिटल डिपॉजिट हो रहा है, इस चीज़ को पेरेंट्स को बहुत पॉजिटिव तरीके से बच्चों तक एमिनेट करना होगा। और जो हमारे ट्रीटमेंट है, दूसरे एग्ज़ाम्स जो हैं वो इकोनॉमिक क्लास की तरह और जो बोर्ड क्लासेज हो बिजनेस क्लास की तरह जो हम ट्रीट करते हैं, यस डिस्पैरिटी से भी हमें बाहर आना पड़ेगा और हमें बताना पड़ेगा कि दिस इज जस्ट अनदर एग्जाम। हम तो हवा बनाते हैं ना, हम तो क्रिएट करते हैं ना कि जब तक उसका 8 क्लास था हमने उसको वैल्यू नहीं दिया, हमने छोड़ दिया कि अभी हम जानते हैं कि 8 क्लास में फेल नहीं होना है। बहुत ही उनका परसेंटेज कम है, जैसा डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से कहा कि इतनी बड़ी आबादी में 2-4-10 लोग ऐसा करते हैं तो नेग्लिजिबल है। वैसे ही इतनी बड़ी आबादी में जिनके बच्चे 8 क्लास तक पढ़ते हैं तो बहुत कम ही पेरेंट्स हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन स्कूल्स के, सिर्फ केंद्रीय विद्यालय के नहीं, सरकारी तमाम स्कूल्स हैं जहाँ पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर पाते, उनके बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं। वो पेरेंट्स जो केयर करते हैं वो अपने बच्चों को 8 क्लास में भी कहते हैं कि भाई अच्छे से पढ़ो, लेकिन ये पेरेंट्स जो केयर नहीं कर पाते हैं, बोर्ड के समय ये जगते हैं और उस समय कहेंगे कि 3 बजे जगना है आपको, 10 बजे रात तक, 11 बजे रात तक पढ़ना है। इस माइंडसेट से, जैसे मैंने शुरू में कहा कि पेरेंटिंग में जो खबरें आती हैं यूपीएससी की या किसी परीक्षा में चयन का क्या है, तो 12 घंटा पढ़ रहे थे, 16 घंटा पढ़ रहे थे, पिछले 5 साल से हम 12 घंटे 16 घंटे पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे भाई? नंबर 1। नंबर 2, आपने जो एक बात कही कि 8वीं तक परीक्षा नहीं होती है, हमको जितने टीचर मिले इस बात के लिए कोसते हैं कि कौन सी नीति बन गई कि परीक्षा जब नहीं होगी तो उसको पढ़ने का भय नहीं होगा, पढ़ने का भय नहीं हो तो पढ़ेगा नहीं। जब टॉपिक ये निकलते चला जाना है, प्रोन्नति होती चली जाएगी तो क्या पढ़ेगा? हम लोग जब पढ़ते थे, ये हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था, हायर सेकेंडरी 3 साल का एग्जाम एक बार देना पड़ता था, 3 साल के कोर्स का हायर सेकेंडरी में, फिर भी लोग देते थे, पास करते थे। भय उस समय भी था, भय आज भी है। कंपैरेटिवली इस तरह के डिस्कशन में भय थोड़ा कमा है, लेकिन हम उन बच्चों को लेके साथ चल रहे हैं जो वंचित हैं, जिसके बारे में आपने कहा कि जिनके अभिभावक केयर ही नहीं लेते हैं, केयर लेने का फुर्सत नहीं है उनको रोजी रोटी से। एक दूसरे, वो जो माल न्यूट्रिशन के चलते नहीं ठीक से रिसीव कर पाते हैं, उनको वो करना। तीसरे कि आपने कहा कि हम केंद्रीय विद्यालयों में कैसे ट्रीट करते हैं 1ली से लेकर 10वीं तक का, तब वहां परीक्षा का भय कम होता है। हो सकता है आप क्या हो, लेकिन वहां तो भय यह है ना भाई कि हम 90% नहीं लेंगे, डीयू में नहीं होगा। अब थोड़ी चीजें बदली हैं, 2 साल चीजें नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति में चीजें बदल रही हैं, हम उनको भी सोच करके चले कैसे कर सकते हैं, उस पर बात करें उमेश जी। हाँ बिल्कुल, ये आपके जो कंसर्न्स हैं, आई अप्रिशिएट देम, बहुत 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 अच्छा है। अगर मैं आपकी बात को ठीक से रखूँ तो नई शिक्षा नीति में भी इसके लिए बहुत सारे स्कोप रखे गए हैं। लगभग शिक्षित बनाने के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता है, जितने आयाम हैं, सभी चीज़ों पे बात की गई है। और मैं चाहता हूँ इस माध्यम से बताना कि 60 पन्ने का है, उसमें भी हायर एजुकेशन वाला जो है उसके 10 पन्ने निकाल दीजिए तो 50 पन्ने पढ़ लेंगे लोग। तो बहुत लोग जिनको शिक्षा से थोड़ा सा इंटरेस्ट है वो जान पाएंगे, सारी बातों को नहीं बताया जा सकता है। भय जो है एक नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है, पहले पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होता है। जैसे कि आप कहते हैं कि आप ये कर लोगे तो हम आपको एक चॉकलेट देंगे, ठीक है। तो जहां पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट फेल होता है वहां नेगेटिव रिइंफोर्समेंट किया जाता है, और दोनों को एक बहुत ही, इसके लिए भी एक बहुत टेक्निकल माइंड चाहिए कि कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव। अगर किसी बच्चा को आप कहेंगे ये काम करो तो 1 चॉकलेट, दूसरा काम करो 2 चॉकलेट, तो यू आर काइंड ऑफ ब्राइबिंग द चाइल्ड इनटू डूइंग थिंग्स। तो एक दिन क्या आएगा कि जिस दिन आप कहेंगे कि चॉकलेट नहीं देंगे तो कोई काम ही नहीं करेगा। ये एक पहला एस्पेक्ट है। दूसरा नेगेटिव, आप हर बार बोलेंगे ये काम करो नहीं तो पीटेंगे, ये काम करो नहीं तो पनिशमेंट, ये तो उसके पास आप कौन सा मोटिवेशन दे रहे हैं? तो आप तो बच्चा एक दिन रेडी हो जाएगा कि अब काम नहीं करेगा, आप सामने बुलाएंगे तो हाथ यूं कर देगा कि पीट लीजिए, मतलब वो मुंह से नहीं बोल रहे, हाथ से बोल रहे हैं कि मैं काम नहीं किया हूं।
आपको जैसे कि हमारे यहाँ एग्जाम्पल है, हमारा एक क्लासमेट एक हुआ करता था, वो 8वीं में फेल कर गया, उसके पिताजी ने ऐसे उठाया और नाद पर पटक दिया, पूरे 1 साल तक हॉस्पिटलाइज रहा। अच्छा, एक चीज मैं ऐड पढ़े करना लिखे नहीं चाहता थे, हूँ। पिताजी जो है अपना हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते थे, लेकिन फेल कर गया। इस बात का इतना गुस्सा कि घर में, गांव में सबके बच्चे पास कर गया, ये फेल कर गया। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, आपने कहा पटक दिया, ठीक है, वो जनरेशन ऐसा था कि पटक देने के बाद भी वो खड़ा होकर के अगला काम करेगा, ठीक है। हमने बच्चों को, फिर से टेक्निकल पेरेंटिंग, इतना ज्यादा नैमी पैमी बना दिया हम लोगों ने, उनको पैम्पर कर करके कि एक दिन वापस आपको इस बात पे जाना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा इसको, कि एक्चुअली एक लेजिटिमेट अमाउंट ऑफ स्टबननेस, जिसको कहेंगे कि एक उनके अंदर थोड़ी सी ताकत, झेलने की ताकत, यह बहुत जरूरी है। और इसके लिए क्या है कि आपको जो खासकर 90s में पेरेंट बने, 90s वाले जो पेरेंट बने हैं, बोर्न इन 90s एंड 80s, वो अपने बच्चों को इतना ज़्यादा पैम्पर करते हैं फॉर द फर्स्ट 2-3 क्लासेस। उसने कहा कि 1 चॉकलेट चाहिए, पापा 2 ला रहे हैं, चॉकलेट मांगा तो आइसक्रीम भी ला रहे हैं, और अचानक वो क्लास 10th में आता है तो आपके एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। आपके एक्सपेक्टेशन जो हैं वो भी वैज्ञानिक नहीं है। आपको लगता है कि एक चीज़ मैं नहीं कर पाया था, बेटे से कराऊंगा, ये गलत है। और आपको ये भी लगता है कि मेरा जो दोस्त है या मेरा जो कोवर्कर है, उसका बेटा तो इस बार इंजीनियरिंग किया था, वो IIT किया है, तो मेरा बेटा क्यों नहीं करेगा। इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। और जिस दिन आप चाहते हैं कि हम बच्चे को डांटें, तो उसके पहले आपको धीरे धीरे प्रतिदिन थोड़ा टफनेस देना पड़ेगा। टफनेस देने का अमाउंट इतना वैज्ञानिक होना चाहिए कि बच्चा कोलैप्स नहीं करे। आइए, हमारे साथ एक मनोचिकित्सक भी जुड़ गई हैं, डॉक्टर भूमिका सच्चर, स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू सर। अभी तो आपने सुना, हम लोग परीक्षाओं पे बात कर रहे हैं कि परीक्षाओं में बच्चे डिप्रेस्ड होते हैं, सुसाइड करते हैं, और अभी फरवरी से लेकर जून तक परीक्षाएं चल रही हैं। जी, ढेर सारा मार्क्स ले आना है अगले क्लास में जाने के लिए, नहीं तो वही स्कूल निकाल देगा। नहीं, वैसी स्थिति में बच्चों को हैंडल कैसे करें और बच्चों के लिए क्या संदेश हो सकता है? सर पहली बात तो बच्चों के लिए संदेश ये है कि उनको ये समझना है कि परीक्षा जो है सिर्फ एक पूरी उनका लाइफ नहीं बनाती है। जो भी आपके अंक आ रहे हैं वो बच्चे की योग्यता निर्धारित नहीं करते हैं, वो उनका एक स्टेज है जिसको उसको पास करना है, एक मार्क्स लाने हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट को टाइम टू टाइम पढ़ना है। बहुत ज़्यादा अपनी तुलना अपनी क्लास के बाकी बच्चों से ना करें। अगर कोई परेशानी हो रही है, कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, उसके लिए डर या भय नहीं पाले। माँ बाप से, टीचर से खुल के बात करें। बच्चे क्या होते हैं कि एक डर पाल लेते हैं कि अगर हम नहीं पास होंगे तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे, समाज में हमारे साथ बाकी हमारे जो बाकी भैया दीदी जो रिश्तेदार हैं वो हमारे बारे में बुरा सोचेंगे, मेरे सारे दोस्त आगे निकल जाएंगे, टीचर्स मुझे अच्छा बच्चा नहीं समझेंगे। मतलब गुड मार्क्स हो गया है गुड बॉय और इंटेलिजेंट बॉय और ए सक्सेसफुल पर्सन, ये डेफिनेशन अभी निर्धारित हो गए। जैसे हम किसी बच्चे से मिलेंगे, पेरेंट्स आएंगे, 10th का एग्जाम है, अच्छा तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, हम ये बोलते हैं। हम कभी ये नहीं बोलते कि बच्चे अच्छे से तैयारी करो, ठीक है, जितना हो सकता है उतना तैयारी करो, कोई दिक्कत होगा तो बोलना बेटा, हम ये सब शब्द नहीं बोलते। तुमको अच्छे मार्क्स लाने हैं, बढ़िया मार्क्स लाने हैं। हमारा आजकल बोलने का भी ढंग, बच्चों के ऊपर एक प्रेशर बन रहा है, उनके ऊपर ऑटोमेटिक एक प्रेशर डेवलप हो रहा है। पेरेंट्स 10th के बाद बच्चे को कहाँ भेजना है वही डिस्कशन चल रहा है। घर में अगर कोई और आ रहा है उससे भी वही बातें चल रही हैं। तो बच्चे के ऊपर एक अभी तो बड़े वर्ग में अटका हुआ इंजीनियर और डॉक्टर, 10th के पास हम कोटा भेज देते हैं, सोचता नहीं, कोई कंपाउंडर के बारे में सोचता नहीं, सबको डॉक्टर इंजीनियर बनाना। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही 10th के बाद कोटा में भेज देते हैं। बच्चे क्या चाहते हैं वो नहीं पता है। मतलब बातचीत का ही अभाव है माँ बाप और बच्चे के बीच कि बच्चे को क्या करना है। हो सकता है उसको आर्ट्स में जाना हो सकता है उसको जर्नलिज्म करना हो सकता है उसको पेंटर बनना, बहुत सारे आजकल फील्ड हैं। पर डॉक्टर इंजीनियर, बच्चा अच्छा है तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। इसकी वजह से बच्चे तनाव में रहते हैं, दबाव में रहते हैं, नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं परीक्षा की वजह से। और कभी कभार एक्सट्रीम केसेस में वो लोग सुसाइड, आत्महत्या का भी निर्णय ले लेते हैं। पटेल साहब, अभी हमारे पास अभी आपको गीता का हमने बताया, जो कहते हैं गीता में, तुलसी रामायण में 2 जगह 2 बातें कहते हैं। एक कहते हैं वही है वही जे राम रुचि राखा, काकरी तर्क बढ़ाओ साका। होना वही है, कुछ नहीं कर सकते हैं आप। कृष्ण के आगे की पंक्ति में जाइए, कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसमें भी यही है। लेकिन
तुलसी फिर कहते हैं, कर्म प्रधान विश्वकर्य राखा, जो जस करहि तास फल चाखा। न्यूटन का थर्ड लॉ लागू होता है, हर क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। हम बच्चों के बारे में बगैर यह जाने समझे, खास गार्जियंस और टीचर भी, टीचर बाद में आते हैं, बगैर सोचे समझे कि ये लड़के में क्या क्षमता है, क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, हम जो नहीं बन पाए या हम जो बन गए वही बनना ही है तुमको, इससे थोड़ा मुक्ति दें तो हमको लगता है कि उसकी जो प्रतिभा है वो प्रतिभा शायद सामने आए और बात बने। इस संबंध में मैं एक बहुत ही गंभीर जो मुद्दा है सभी पेरेंट्स के लिए, उस पर ध्यान लाना चाहूँगा। बच्चे क्यों डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना चाहते हैं, या पेरेंट्स क्यों बनाना चाहते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, समाज में जितने और भी प्रोफेशन हैं उसके बारे में एक तो जागरूकता का अभाव है कि वो कैसे बन सकते हैं। लॉयर है, जर्नलिज्म है, साइंटिस्ट है, फोटोग्राफर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में देखेंगे तो एक प्रकार से रिवॉल्यूशन आ चुका है। हम एक तो स्कूली शिक्षा के दौरान जो सिलेबस है, कंटेंट है, उस पर इतना फोकस्ड रहते हैं जैसे लगता है कि वही एक दुनिया है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन या लगभग सभी स्कूली सिस्टम में इंटरनल असेसमेंट को एक बड़ा कंपोनेंट मान करके सीसीई की शुरुआत की गई थी, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की। लेकिन वो पूरा सिस्टम ट्रस्ट पर आधारित था, पारदर्शिता पर आधारित था। जब शिक्षकों के हाथ में ये दे दिया जाता है कि आपको इस बच्चे का सही आकलन करना है, केवल उस सिलेबस को छोड़कर बाकी जो उसके पर्सनालिटी के जो पार्ट हैं उस पर सही आकलन करना है, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, और पेरेंट्स और बच्चे और टीचर तीनों को स्वीकार करना है कि इस बच्चे में ये क्षमता अभी फिलहाल इतना ही है, आगे कितना होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन आज की स्थिति में इस बच्चे में ये क्षमता इतनी है। अब यदि आपको लगता है कि इस बच्चे में रुचि है तो उस क्षेत्र में उन्नति करें। हम कहीं ना कहीं 5 विषयों में या 6 विषयों में बंद कर रह गए हैं। हर विषय में जो 20-22 चैप्टर है उसी में बंद। अभी एनईपी 2020 में इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं कि 6th क्लास से ही वोकेशनल एजुकेशन पर मैंडेटरी हमें ध्यान देना है, जिसमें कई कोर्सेस हैं। लेकिन मैं उसमें भी देख रहा हूँ हम लोग एक प्रिजुडिस से ग्रस्त हैं सभी पेरेंट्स। यदि मान लीजिए मुझे किसी बच्चे को इलेक्ट्रिशियन का ट्रेनिंग देना है या पॉटरी देना है, तो पेरेंट्स को लगेगा कि उस चाक पर वो बना के क्या मुझे कुम्हार बनाना है अपने बच्चे को, क्यों मैं पॉटरी मेकिंग का ट्रेनिंग दूं। कारपेंटर का यदि मैं उसको लैब में बुलाता हूं, पेरेंट्स कहेगा सर आप क्या करा रहे हैं, बनाना है आपको, क्या मुझे बढ़ई बनाना है क्या अपने बच्चे इसीलिए बच्चे को पढ़ा रहे हैं। पहली बात, हमारे समाज में जो रिस्पेक्ट फॉर लेबर है उसको समझना होगा। ये मैं कहने वाला था कि श्रम के प्रति सम्मान जब तक नहीं बनेगा ना, समाज में हर व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस नहीं हो सकता। समाज में हर प्रकार के कार्य के लिए लोगों का दक्ष होना, स्किल्ड होना जरूरी है, न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी। हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जहां लगभग 60% पॉपुलेशन यंग माना जाता है। आने वाले समय में पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, और यदि ये स्किल्ड पॉपुलेशन होगा जिसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, एजुकेशन सिस्टम पर है, हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, लोगों का माइंडसेट बदलना होगा, और बच्चों को बचपन से ही हर विधा में मौका देना पड़ेगा। तब हम जान पाएंगे कि उनमें कौन सी क्षमता है। अब बिना जाने जाकर सीधे 9th में तय करें कि उसको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, ये हमारा दुर्भाग्य है। डॉक्टर मुंडा, ये नई सूचना हम आपको दे रहे हैं। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, कमाल का एक्सपेरिमेंट है। उसने +2 के बच्चों को स्कूल कैंपस से सेलेक्ट करना शुरू किया है, और +2 के बच्चों को ले जाकर 3 साल पढ़ाएंगे, ग्रेजुएशन की डिग्री देंगे, और कुछ शर्तें होंगी। उन शर्तों के मुताबिक वो अपने यहाँ रखेंगे। 5 साल 10 साल का अपना कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद लड़का तय करे उस कंपनी में रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है। पहले आपको याद होगा इससे थोड़ा सा भिन्न था ITI का सिस्टम, लेकिन अप्रेंटिस में यह गुंजाइश थी कि जहां अप्रेंटिस कर रहा है वहां ऑब्जर्व हो जाएगा, यह गुंजाइश थी। हमको लगता है उसी को थोड़ा सा नए ढंग से सोच करके उसने किया है। तो वहां जो आप कह रहे हैं कि किसमें क्या पोटेंशियल है, उसकी क्षमता को पहचानना, उसके हिसाब से ले जाना, शायद वो कंपनी यही कह रही। नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं कि उचित नहीं होगा नाम लेना, बाद में हम लिख लेंगे तो बात करेंगे। ये सही है क्या? एक तो बच्चे का संपूर्ण विकास, पूर्ण मानव बने, वो पूर्ण जिंदगी जिए, और जो संविधान कहता है, जो प्रकृति कहती है कि दूसरे को भी जीने दे। सिर्फ मैं जीऊंगा
सब कुछ मैं अपने लिए अर्न करूंगा, यह नहीं चलेगा। बाघ भी जिएगा, सांप भी जिएगा, पृथ्वी भी जिएगी, उसके साथ हम जिएंगे। ये संपूर्ण विकास, संपूर्ण समझ और तब स्किल, उसकी जो क्षमता है उसके हिसाब से। जैसे अभी पटेल साहब ने ही बोला कि एक तो है कि वोकेशनल किस स्तर पे हमारे सामने आता है। मैट्रिकुलेशन से पहले कोई वोकेशन की बात होती ही नहीं है शिक्षा होती थी, बुनियादी पहले शिक्षा, होती गांधी जी थी। की जो बुनियादी शिक्षा थी वो इसी पर बेस्ड थी। अब बिल्कुल नहीं होती है। बाद में अभी हमको लगता है लालू प्रसाद के पीरियड में भी नई शिक्षा नीति शायद आचार्य राममूर्ति ने बनाई थी, उसमें था कि 8वीं के से ही आठवां वाला बोर्ड एक समय वो शुरू हुआ था। तो ये वोकेशनल वाला पहले आना चाहिए, या अगर नहीं भी आए तो एक बच्चों की रुचि का आंकलन तो होना चाहिए कि किस क्षेत्र में वो बेहतर कर सकता है। एक तो ये बात हुई। जो आपने बोला कि एक मल्टीनेशनल कंपनी ऐसा कर रही है, ठीक है, ये एक उनका एक कम्युनिटी सर्विस के तौर पे ये प्रयास बहुत ही अच्छा है, प्रशंसा के योग्य है। लेकिन यहाँ देखिए एक एम्प्लॉयर एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय ढूंढ रहा है, वो कर रहा है, तो एक उनके तरफ से है। लेकिन ये चीज उल्टी होनी चाहिए, थोड़ा इसको उल्टा होना चाहिए। वो सेलेक्ट करे, वो सेलेक्ट करे हमको क्या करना है, नहीं करना है। तो ये लेकिन हमारी जितनी पढ़ाई है उसमें सिर्फ नौकरी है। हाँ बिल्कुल। अभी तक बदकिस्मती से यही है कि हमें पढ़ लिख करके, जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा अभाव है। अभी जब इस तरह से सोशल मीडिया में हर चीज उपलब्ध है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अभी आप देखेंगे लॉयर बनने की तरफ बच्चों का रुझान काफी अच्छा बढ़ा है, जर्नलिज्म की तरफ काफी ज्यादा बढ़ा है। तो चीजें बदल रही है, ये एक अच्छी चीज है। लेकिन जो बढ़ रहा है ना, वो मशरूम ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, वहां फिर उसको जॉब नहीं मिलेगा। जैसे आपको याद होगा 90s में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने को पकड़ करके कुछ एजेंसीज ने कहा कि हम सागवान के पेड़ लगाएंगे और 10 साल में 20 साल में वो इतने का हो जाएगा, इतनी कीमत मिलेगी। बाद में कंप्लीट फेल कर गया। माने एक साथ उसका तो वैल्यू खत्म हो जाएगा ना। बहुत सारे वकील आ जाएंगे तो वकील कहाँ से मिलेगा? जबरदस्ती वकील बनाएंगे? नहीं, हमारी वकालत चलनी है इसलिए हम वकील बनाएंगे। यहाँ पर जब हम बच्चों का विकास का जब हम बात करते हैं शिक्षा प्रणाली में, हम बच्चों को किस तरह से तैयार करते हैं कि वे अपने जीवन के प्रति योजनाएं बनाएं, तो ये योजनाबद्ध तरीके से जीने की एक कला जो होती है, उमेश जी जो कह रहे हैं नई है। शिक्षा नीति में ये एडिशन है क्या पटेल साहब? ये एडिशन है कि उनको भी यह क्षमता विकसित की जाए। टीचर की भी क्षमता, टीचिंग के मैंने टीचर ट्रेनिंग के बारे में तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। एक लाइन इसमें कहना चाहता हूँ, हम लोगों को पेरेंट्स को ये समझाना होगा। थोड़ा सा भूमिका जी से बात कर लें, फिर उसके बाद में आपकी तरफ आते हैं। जी भूमिका जी सर, इसी प्रसंग में जो हमने बताया कि एक तो मुंडा साहब का कहना है कि वो अपने लिए नया एम्प्लॉय खोज रहा है, नए ढंग से नया सोचा, ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपने ढंग से खोज रहा है। लेकिन बच्चों में ये हो कि बच्चे अपना भविष्य खुद तय कर सके। जो गार्जियन अभी तय कर रहे हैं कि तुमको यही बनना है, हम तुमको कोटा भेजबे करेंगे, ठीक है ना। हम डिप्रेशन से, हम सुसाइड से इस एग्जाम के बाद बच्चों को बचाना चाहते हैं। इस प्रसंग में आप बताएं। हाँ, तो सर जैसे मुंडा सर ने बोला कि स्कूलों में एप्टीट्यूड इंटरेस्ट टेस्ट जो है वो ज़रूर बच्चों के ऊपर अप्लाई किए जाए, जिससे टीचर्स, जैसे हम बात कर रहे हैं, टीचर को भी पता लगे कि बच्चों का इस एरिया में रुझान ज़्यादा है। बच्चे को भी खुद के बारे में थोड़ा पता लगे कि ठीक है, एक होता है कि बच्चे कॉम्पिटिटिवनेस से भी कि मुझे यही काम करना है, मेरा फ्रेंड मैथ में तेज है तो मुझे मैथ ही पढ़ना है, मुझे साइंस ही लेके पढ़ना है, मेरा इस सब्जेक्ट में अच्छा होना चाहिए। तो जो एक कंपैरिजन होता है आपस में, कॉम्पिटिटिवनेस होता है, तो अगर स्कूलों में ये टेस्ट डेवलप हों, बच्चे के ऊपर टीचर्स भी बच्चों से बातचीत करके उनको एक ट्रेनिंग, जब भी टीचर्स का जो ट्रेनिंग होता है टीचर बनने का, उसमें ये टेस्ट उनको बताए जाए, बच्चों पे लगाए जाए, तो बच्चों को भी पता लगेगा कि उनका किस चीज़ में योग्यता ज़्यादा है, किस एरिया की तरफ, और किस में उनको कोशिश करने की ज़रूरत है। तो उसको भी उनके अपने बारे में एक संपूर्ण ज्ञान बच्चे को मिलेगा कि क्या उनके अंदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और क्या वीक पॉइंट है, और किन चीज़ों को उनके ऊपर अपने वर्क करने की ज़रूरत है। और बच्चों को सबसे ज़्यादा कि सर बातचीत, मतलब जो बच्चे होते हैं, जो मैं देख रही हूँ, कम्युनिकेशन, बात नहीं करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, एक डर और भय पाल लेते हैं कि हम खुल के नहीं बोलेंगे और जो दुनिया चल रही है वैसे ही चलना है। तो अगर आप सोशल मीडिया, जैसे आजकल के बच्चे सोशल मीडिया बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो आप इमेजिन वर्चुअल वर्ल्ड में तो हो, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, पर उसको कैसे करना है, एक प्रॉपर प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, अपना एक रूटीन बनाएं, अपने आप को समझें कि खुद से क्या चाहते हैं वो, लोग क्या चाहते हैं वो नहीं, खुद से क्या चाहते हैं, कैसे करें,
किससे हम मदद लें, किनसे हम बातचीत करें। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए कि अपने आप को पहले खुल के प्रेजेंट करें। एक बच्चे सिर्फ क्या सोशल मीडिया में कि अच्छा ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, हम जर्नलिस्ट बन सकते हैं, हम लॉयर बन सकते हैं, हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, पर कैसे, उसके क्या स्टेप हैं, क्या करना है। तो एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट टेस्ट और कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट जो ज़रूर स्कूलों में लागू होने मैं चाहिए। यही आ रहा था। उमेश जी का भी यही कहना, पटेल साहब का कहना, मुंडा जी का कहना कि वो कैसे हो एप्टीट्यूड टेस्ट, पता नहीं नई शिक्षा नीति में क्या है नहीं है। तो उमेश जी कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा था कि आप बताइए कि एक कुम्हार है, उसके वेजेस आप दे रहे हैं रोज के 200-300। एक आदमी लगभग उसके स्किल्स उतना ही है, ठीक है, मानिए कोई ब्यूटिशियन बन गया और उसका रोज का वेजेस है 1000 रुपया 2000 रुपया। तो पेरेंट डिग्निटी ऑफ लेबर को नहीं समझता है, पेरेंट रेम्यूनरेशन ऑफ लेबर को समझता है। तो हमको पहले तो सभी के रेम्यूनरेशन ठीक करने पड़ेंगे जहां वो लोग जाएं। अगर आप कुम्हार बना रहे हैं, या आप देखिए ना, शू मेंडिंग को पूरा ही कॉन्फिस्केट कर लिया है बड़ी कंपनियों ने। एक आदमी जो शू मेंड कर रहा है, ब्यूटिशियन के जाते हैं तो मोल तोल कहाँ करते हैं, तो रेट लिखा हुआ देखे चले जाते हैं, लेकिन कुम्हार के जाते हैं तो मोल तोल करते हैं। मोल तोल करते इतना पैसा क्यों लेगा? इसको ये हम लोगों ने क्या है, सोशल लेबलिंग कर दिया है। क्या सोशल लेबलिंग कर दिया है कि ये चीज खराब है और ये चीज अच्छा है। इसके लिए एक थोड़ा सा रिवैम्प की जरूरत है। उम्मीद है कि बहुत सारे शिक्षक मिलकर के, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स मिलकर के अपनी बात पहुंचाएंगे तो पेरेंट्स समझेंगे, लेकिन हमको उनका रेम्यूनरेशन ठीक करना पड़ेगा। एक तो वो, दूसरे ये कि हम जब पढ़ाते हैं तो हमारे पढ़ाने के पीछे यह होता है ना कि उसके मन में सवाल उठे, ऐसा क्यों है, ऐसा ही क्यों है। अगर हम पढ़ाते हैं उसके मन में सवाल नहीं उठता है, सिर्फ रटंत बना देते हैं, तो जिंदगी में किसी समस्या का हल नहीं, सब आपके पास आएगा ढूंढने के लिए, हमारे पास आएगा, इसके पास आएगा। इसलिए टीचर बच्चों के मन में सवाल उत्पन्न करें, वो पूछे सवाल, नहीं पूछता है तो पूछने के लिए उकसाए कि तुम पूछो, ताकि वो बोलना सीखे, पूछना सीखे। नहीं, आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं नीति में, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ये वर्ड लिखा हुआ है। मतलब बच्चा हर चीज में पूछेगा कि ये कैसे हो गया, एप्पल नीचे गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, इंक्वायरी करनी है। यही है, सिर्फ किताब में लिखा हुआ हम मान लेंगे ऐसी बात नहीं है। नहीं। तो ये बहुत ही जरूरी है। या टीचर ने कह दिया हम मान लेंगे, ऐसा नहीं। वो टीचर से वो क्लेरिफिकेशन मांगे, वो सब चीजें तो है, लेकिन इसको प्रोत्साहन हम लोग नहीं दे पाते हैं। कई बार कोई बच्चा कभी पूछ दिया तो उसको कई बार चुप भी करा दिया जाता है। तो नहीं, जहां भी बहुत वही जो सवाल है शिक्षक ना कि हैं, चुप करा दिया जाता है। जहाँ बहुत जो सवाल पूछते आप जो शुरुआत में एमेंडा वाला जो बात बोले ना, वो कई बार बहुत सवाल चाहे पूछते हो। अनचाहे हम लोग कर जाते हैं। तो इसी में थोड़ा सा समझने की क्लासरूम जरूरत है। इन्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे रखना चाहिए। टीचर्स को ये भी ट्रेनिंग में बताना चाहिए कि आपको कैसे क्लास को, कि एक क्वेश्चन आंसर बेस्ड क्लास होना चाहिए। आप जो पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 40 मिनट मिले, आप आए पढ़ा के उसमें से कितने बच्चों को समझ आया, नहीं आया, क्यों नहीं आया, वो सब नहीं। एंड में क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं होता है। बच्चे वही है जो टीचर डांट देते हैं कि तुम मैडम, यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि सिलेबस दे दिया गया है कि 60 क्लास इसके होंगे, 60 क्लास में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। वही, तो हम सिलेबस कंप्लीट करें तो सिलेबस सेंट्रिक है बेसिकली, एक्चुअली लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए। हाँ, वही learner इसमें centric। एक बढ़िया लाइन है, लोग कहते हैं कि आपको सिलेबस कवर करना है, हाँ। जबकि एक्चुअली दे आर देयर टू अनकवर द सिलेबस, नॉट कवर द सिलेबस। सिलेबस कवर करना एक पढ़ाई और नहीं है। समझाना बड़ा है, मुद्दा पत्ते सर, खोलनी है। आइडेंटिटी क्राइसिस की, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, जी। हर व्यक्ति को आइडेंटिटी अपनी क्राइसिस होती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्लास में वो बच्चे जिनको सम्मान मिलता है, चाहे परीक्षा के क्षेत्र में हो, खेलकूद के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्यिक या अन्य गतिविधियों में हो, उस बच्चे के चेहरे पर आप कॉन्फिडेंस पाएंगे। जो मैडम ने कहा कि वो डरते हैं, बोलते नहीं हैं, वो टॉकेटिव होंगे, वो एक्सप्रेसिव होंगे। लेकिन वे बच्चे जिनको कभी मौका ही नहीं मिला, तो वो बच्चे धीरे धीरे भयभीत होते जाते हैं। अब इसका कारण वही है कि हमेशा हम जब कोई प्रतियोगिता आयोजित करते हैं तो सम्मानित उन्हीं बच्चों को करते हैं जो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जिसने भाग लिया उसकी सराहना हम नहीं कर पाते। हमेशा प्रतिभागिता की यदि हम सराहना करें कि तुमने अच्छा प्रयास किया, भाग लिया, आप देखिएगा बच्चों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और हमारे ही सिस्टम में कई ऐसे विद्यालय हैं, ढेरों ऐसे प्रिंसिपल और टीचर्स हैं जो बच्चों के परफॉर्मेंस पर न जाकर उनकी सहभागिता को सराहते हैं, और ऐसे स्कूल वास्तव में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यही तो पढ़ाई है, संपूर्ण यही पढ़ाई तो सही यही है ना, सहभागिता है ना। बिल्कुल। आपने पढ़ाया, आप जानते हैं कि हर किसी में अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग ढंग से वो करेगा। तो हम अगर उस ढंग से पढ़ाएंगे तो बच्चा कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कभी बिल्कुल, सुसाइड करने की बिल्कुल, नौबत नहीं आएगी, किसी भी स्थिति में सुसाइड नहीं कर। फिर वो हर चीज को एक भाव से लेने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
प्रदर्शन में कम हो ज्यादा हो उसको स्वीकार करना सीखेगा। जिंदगी में यदि उसने स्वीकार जी। करना सीख लिया उतार चढ़ाव तो कभी समझेगा। गलत निर्णय नहीं लेगा। अब देखिए इंजीनियरिंग में नहीं हुआ और अगर हो गया तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में लोड है, वो पढ़ नहीं पाया वहां पर, वो दिक्कत है। यदि उसकी पोस्टिंग भी हो गई उसके बाद भी तो स्ट्रगल है। हाँ, इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। जी। आप देखेंगे आज टीचर्स, बिजनेसमैन, स्टार्टअप वाले एंड स्टैंड अप कॉमेडियंस, बिल्कुल। इसमें 80% इंजीनियर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल व्हाट डज इट मीन बिल्कुल। कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप उसको गेटवे समझ रहे हैं बिल्कुल, कि किसी भी काम में जाना है तो हमने पहले इंजीनियरिंग किया, इसके बाद चलो हम टीचर बन लेते हैं। हाँ, हाँ। अभी कल हमने एक टीचर को अपॉइंट किया था, कॉन्ट्रैक्ट पे बात किया, तो ही इज बीटेक, उसके बाद उसने बीएड किया। तो ये एकेडमिक डाइवर्सिटी जो मैं पहले बोला कि आपको शुरू में ही बताना पड़ेगा इस तरह से कि आप बच्चों को पहचान करके क्या बनने लायक है, क्या बनना चाहता है, और एकेडमिक डाइवर्सिटी बाद में भी जाके जरूरी है। सारे लोग 84% ऑफ द इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल एज पर रिकॉर्ड, 84%। वो क्यों है? क्योंकि वो इंजीनियरिंग की स्किल्स नहीं था, लेकिन उनको वहां एडमिशन करा दिया गया। मैं वहीं आ रहा था। मैं जहाँ पढ़ाता हूँ जाता था, मैंने अब छोड़ दिया, इसी कारण से छोड़ दिया कि वहाँ मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा था। तो जब प्रश्न आया फर्स्ट सेमेस्टर तो हमने पूछा कि संविधान के मूल तत्व क्या है। एक संविधान है जो किताब है, उसका मूल तत्व कहलाता है। और वह लड़का जो क्लास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन करता था, और मैं जब पढ़ाता हूं तो बच्चों से खुद पूछता हूं, और उनसे जरूर पूछता हूं जो पीछे बैठे होते हैं, जानबूझकर कि पूछा नहीं जाए। धीरे धीरे, शुरू में तो भागने लगते हैं, धीरे धीरे जब पता चलता है कि हाँ यहाँ कुछ मिल सकता है तो सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, सबसे ज्यादा क्लास में आते हैं। अब आप यह बताइए, एक तो टीचर नहीं है, बिना टीचर के आप पढ़ा रहे हैं, टीचर स्किल्ड नहीं है, जो पढ़ाने की क्षमता थी वो नहीं है, उनको मॉनिटर करने वाला कोई नहीं है। आना है 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये क्लास का मिलना है, अपना क्लास करके आया, अपना चला गया, अपना काम खत्म। 60 क्लास आपने दिया है, मुश्किल से 30 क्लास होता है, 20 क्लास होता है, ये एग्जाम है, वो एग्जाम है, वो एग्जाम है, किस्सा खत्म। अब वो वहां से निकल करके आगे, जो राम साहब कह रहे हैं कि बीटेक करके आया, करके तो आ गया, डिग्री तो है। बिहार के वैकेंसीज की, टीचर की वैकेंसी जो निकली थी, चपरासी की जो वैकेंसीज निकली थी, उसको भरने वाले में बीटेक की सबसे बड़ी संख्या थी। इसलिए कहीं से डिग्री ले आए, दहेज मिलेगा उसमें आज नहीं तो कल मिल जाएगा, है ना। तब कहीं नहीं मिला, चलो चपरासी बन जाओ। प्राइवेट में कुछ लोग गार्ड में चले गए, इसलिए कि आप डिग्री लेके चले आए। डिग्री का करेंगे क्या? यह पूरी दुनिया किसी डिग्री का मोहताज नहीं है। आने वाले दिनों में डिग्रियां लगभग अमान्य हो जाएंगी। बिल्कुल। आपको आता है तो आइए हमारे यहाँ करिए, नहीं तो जाइए। तो ये जो हम कंपनी की बात करते हैं, वो शायद नए सिरे से सिखा करके अपना भला वो देख रहे हैं। हो सकता है कि शायद हमारा भी कुछ भला हो जाए दूसरे का भला करने के चक्कर में। हम जिसको जहां ले जाना चाहते हैं, कंक्लूड करना चाहते हैं, टाइम हमारा खत्म होने वाला है, सबके लिए है ये कि हम एज ए गार्जियन, एज ए टीचर, एज ए शासक, तीनों स्थितियों में यह तो माने कि पढ़ने के लिए पढ़ाने वाला होना चाहिए और पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए, और उस पढ़ाने वाले को एनालाइज करने की भी क्षमता होनी चाहिए कि इसमें कौन सा गुण है, जो आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में बता रहे हैं। यह नहीं कि आए दिन अखबारों में, टीवी में फला 10 टॉपर्स 99% लिए तो एडमिशन होगा, नहीं होगा। क्या करेगा वो बच्चा जी? डिप्रेशन में तो जाएगा ही जाएगा। हम उसी बच्चे के साथ पढ़ रहे थे, उसी स्कूल में अब हमारे अगले क्लास में एडमिशन नहीं हो रहा है। क्या है भाई कि हमने इतना अंक नहीं लाए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने शायद नई शिक्षा नीति के तहत ही तय किया कि नहीं, अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लेवल पर प्रतियोगिता होगी, कोई अंक नहीं देखा जाएगा, उसमें जो सेलेक्ट होगा जाएगा, जो सेलेक्ट नहीं होगा दूसरे कॉलेज में जाएगा। अब तो रीजनल यूनिवर्सिटीज, मैंने स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी लगभग यही स्थिति है। ऑनलाइन करेंगे, वो एग्जाम लेकर के जाएगा, सबका एक वो रहेगा। तो आप ही से शुरू करूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ, तो मैसेज अगर आप कुछ देना चाहें गार्जियंस को, टीचर को, भूमिका जी। जो भी परीक्षा के तनाव से बचने के लिए गार्जियन के लिए यही मैसेज है कि बच्चों से पहली बात तो बहुत ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन है वो मत करें, बच्चों को समझें और बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करें। बच्चों में कुछ भी आपको लग रहा है, कुछ भी बिहेवियरल प्रॉब्लम दिख रही है, बच्चे बातचीत नहीं कर रहे हैं, परेशान हैं, दबाव से हैं, तो उनको उस परेशानी से निकालें, उनके साथ मिलकर उनको उस पढ़ाई के प्रेशर से निकालें, उनका एक प्रॉपर नियम बनाएं,
शिक्षक भी इस बात को समझे कि क्लासरूम में यही ना रहे कि तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे अंक लाने हैं, 10th है, 12th बोर्ड है, यही तुम्हारी ज़िंदगी है, इसी से तुम आगे बढ़ोगे। अपने शब्दों का चयन भी सोच समझ के करें और बच्चों की प्रतिभाओं को हर एरिया में निखारें। उमेश जी। पेरेंट्स के लिए है कि आप एंगेज विद टीचर्स, शिक्षकों के साथ विमर्श करें, विद्यालय के साथ विमर्श करें, एंड स्टॉप ट्रीटिंग योर चिल्ड्रन एज प्रोडक्ट्स। बच्चे आपके प्रोडक्ट नहीं है और नहीं आपके एम्प्लॉई हैं। बच्चों के अच्छा नागरिक बनाने के लिए उनको बढ़िया संवैधानिक तरीके से उनके साथ व्यवहार कीजिए, उनको अधिकार दीजिए जो उनके लिए संविधान ने दिए हैं, पढ़ने पढ़ाने सब चीज़ का। पटेल साहब। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच एक आपसी अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि स्टूडेंट कुछ कहना चाहता है अपने पेरेंट्स से, खुलकर कह पाए, उसको पेरेंट्स स्वीकार कर पाएँ। और दूसरा जो मैंने फोकस किया कि जब तक आपको विभिन्न विधाओं की पूरी जानकारी बच्चे को नहीं होगी तब तक आप कैरियर जो है वो तय नहीं कर सकते। तो ये शिक्षकों और पेरेंट्स दोनों का दायित्व है कि जब तक वो 9-10 तक पहुंचते हैं उनको विभिन्न विधाओं की पूरी जानकारी मिले ताकि वो खुद से तय कर सके कि वो किस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर संजय मुंडा। एग्जामिनेशन या शिक्षा एजुकेशन से रिलेटेड हमारे जितने भी स्टेक होल्डर है, चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे पेरेंट्स हो, फैमिली हो, तो दो बातें मुझे लगता है बिल्कुल समझने की ज़रूरत है, जिसपे कि व्हाट वी वांट एट व्हाट वी नीड। कई बार हमारी इच्छाएं बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ज़रूरत क्या है हमारे पास, माता पिता के लिए क्या उनकी क्या इच्छाएं हैं और बच्चों के प्रति क्या ज़रूरत है जो उनको निभाने की ज़रूरत है, ये माता पिता समझे। शिक्षक यही समझे कि ठीक है, वो चाहते हैं उसके क्लास में सभी बच्चे अव्वल दर्जे में आगे बढ़े, लेकिन बच्चों में जो डिफरेंसेस है उसको समझ के क्या ज़रूरतें हैं, हर एक बच्चे की नीड क्या है, उसको समझते हुए शिक्षा दे पाए अगर, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। बच्चों के साथ भी वही चीज़ें हो जाती है, बच्चे दबाव में आकर के अपनी ज़रूरतों को भी समझे, अपनी इच्छाओं को समझे। ये ज़रूरत और इच्छा के बीच का जो खाई है उसको हम जितना कम कर पाएंगे सफलता की ओर हम बढ़ सकते हैं। दर्शक मित्रों, हम अभिभावकों से सीधे संवाद कर रहे हैं और अभिभावकों को कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे का किस्मत तो नहीं लिख सकते हैं। यह मान के चलिए कि वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा। दुनिया में कोई भी पिता अपने बच्चे की किस्मत नहीं लिख पाया है। इसलिए यह मानिए, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म करने के लिए प्रेरित करिए, प्रेरित दबाव और भय नहीं बनाइए। निश्चित रूप से वो बेहतर करेगा समाज के जिस भी फील्ड में। बीच बहस में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।